मेरा नाम शीतल सहगल है और इस वीडियो लेसन में हम चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग कवर करते हैं। ठीक है, देखो ज्योग्राफी हो गया और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स हो गया। इन सब की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो तो अभी तक कवर हो चुकी है, आप लोग वो सब देख सकते हो। प्लस साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी फर्स्ट पार्ट कवर हो गया है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग होती क्या है? पावर मतलब जो हमारे पावर शेयरिंग का मतलब है जैसे मान लो कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शेयर करने की बात कर रहे हैं। इंडिया में भी तो हम देखते हैं ना यार, जैसे देखो इंडिया में एक लेवल होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, एक लेवल होता है यूनियन गवर्नमेंट का, फिर उसके नीचे स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है और स्टेट के नीचे भी पंचायती राज अलग होता है। पंचायती राज जो होता है वो अपना अलग होता है। तुम ध्यान से देखो, सबसे पूरी इंडिया की एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। फिर हर स्टेट में अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है और तुमने सुना होगा उड़ीसा में नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में भी अपनी गवर्नमेंट है। और स्टेट्स के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट आता है, तहसील आता है, उसमें कौन ध्यान देता है? उसमें पंचायती राज। अच्छा, हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट मिलके तो पूरा नहीं संभाल सकती ना। ऐसे ही एक यूनियन गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया को तो नहीं संभाल सकती। हर जगह के अपने अलग नीड्स होते हैं, इस कारण से हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो मुंबई वाला एरिया है, मुंबई की नीड्स अलग होगी। मुंबई के अंदर अर्बन फ्लडिंग की दिक्कत है। अर्बन फ्लडिंग मतलब बारिश आती है तो बिल्कुल पानी जमा हो जाता है, मुंबई के अंदर अलग दिक्कत है। हम उड़ीसा के अंदर जाएंगे ना, वहाँ अलग दिक्कत देखने को मिलेगी। वहाँ पे पॉवर्टी की दिक्कत है, वहाँ पे माइनिंग खूब ज़्यादा होती है, माइनिंग रिलेटेड दिक्कतें हैं। और हम वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग दिक्कत होगी। माय पॉइंट इज़ कि जैसा स्टेट होता है वो हर स्टेट की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। इसी कारण से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलो, इन दिस चैप्टर अब हम क्या क्या पढ़ेंगे? श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी हैंडल करती है पावर शेयरिंग की डिमांड। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका से। सबसे पहले बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, ठीक है, और इसका एरिया इतना ही है जितना हमारा हरियाणा स्टेट का एरिया होता है। इसका बॉर्डर लगा हुआ है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लक्समबर्ग के साथ। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन तो 1 करोड़ से भी 1 करोड़ जितनी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। और सोचो हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसकी आधी पॉपुलेशन है। और हरियाणा जितना एरिया है, तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो ना कि ये क्या होगी, लेस पॉपुलेटेड कंट्री में गिनी जाएगी। ठीक है, अच्छा सुनो, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ इससे पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझको। फर्दर मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दूँगी, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर एज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्री की टोटल पॉपुलेशन देखिए, 59% जो लोग होते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। और जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो हमें क्या पता लगा, बेल्जियम के अंदर 40% लोग जो है फ्रेंच बोल रहे हैं और 59% लोग जो है क्या बोल रहे हैं? फ्लेमिश बोल रहे हैं। ठीक है, और सॉरी डच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डच बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा। रिमेनिंग जो थोड़े से बच गए वो जर्मन बोलते हैं। और जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, उसके अंदर मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। तुम कंसेप्ट समझो कि जैसे जो पूरा बेल्जियम है उसमें मेजॉरिटी लोग बोलते हैं क्या? डच बोलते हैं। पर जो कैपिटल रीजन है उसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी है। पूरी कंट्री में मेजॉरिटी डच स्पीकिंग लोगों की है। मेजॉरिटी समझते हो ना, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो लोग ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है। और कैपिटल रीजन में मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की है। चलो आगे बढ़ते हैं।
माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और दे वर रिजेंटेड, और इसलिए डच स्पीकिंग कम्युनिटी उन्हें पसंद नहीं करती। उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा मिला है, एजुकेशन मच लेटर। जो डच लोग हैं ना, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी लेट हुई है, और वो इतने अमीर भी नहीं हैं जितने फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो तुम देखो, ध्यान से सुनो, एक इनइक्वालिटी बनती हुई देख रहे हो ना, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रखी है। फ्रेंच लोग जो कम मात्रा में हैं पर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अमीर है, और मेजॉरिटी में है कैपिटल रीजन में। और डच स्पीकिंग लोग जो धीरे धीरे कम पढ़े लिखे हैं, रिलेटिवली कम अमीर है, वो मेजॉरिटी में है पर कैपिटल में माइनॉरिटी में है। ठीक है, देखो टेंशन जो दो कम्युनिटी, इस कारण से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है दोनों कम्युनिटी के बीच में। ब्रुसेल्स जो प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम एक्यूट इन ब्रुसेल, और ब्रुसेल जो कैपिटल है इसमें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है। डच स्पीकिंग पीपल जो कि मेजॉरिटी में है कंट्री में पर माइनॉरिटी में कैपिटल में। चलो अब पढ़ते हैं श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका में अगर हम देखें, सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इट हैज़ 2 करोड़ पॉपुलेशन। श्रीलंका के सदर्न कोस्ट में 2 करोड़ पॉपुलेशन है, वो सेम हरियाणा की जितनी है उतनी ही है। ठीक है, एज साउथ अफ्रीकन रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका के पास हर प्रकार के लोग दिखते हैं। मेजर सोशल ग्रुप जो है वो सिन्हाला स्पीकिंग है 74%, तमिल स्पीकिंग है 18%। तमिल में भी 2 लोग हैं, एक तमिल। देखो तो श्रीलंका की अगर हम कहानी देखें, यहाँ लिख देती हूँ, देखो श्रीलंका की अगर हम कहानी देखें तो उसके अंदर एक है सिन्हाला स्पीकिंग, और एक है तुम्हारा तमिल स्पीकिंग। एक वो ग्रुप है जो तमिल बोलता है, एक वो ग्रुप है जो सिन्हालीज बोलता है। एक वो ग्रुप है जो तमिल बोलता है, एक वो ग्रुप है जो सिन्हालीज बोलता है। अगर हम तमिल स्पीकिंग की बात करें तो वो भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो वहाँ के नेटिव है, नेटिव समझते हो, वहीं के रहने वाले हैं, और दूसरे जो वहाँ के नेटिव नहीं है, जो इंडिया से माइग्रेट होके वहाँ को चले गए। ठीक है, हम पूछते हैं ना आपका नेटिव स्टेट कौन सा है, बताओ ज़रा। इसका मतलब है आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ, आप लोग कहाँ से हैं बताना, मुझसे कमेंट में लिख के बताना। चलो अब आगे देखते हैं। दोज फोर फादर जो इंडिया से है उसे इंडियन तमिल कहते हैं। श्रीलंका के अंदर हम देखते हैं कि मैप श्रीलंका कंसंट्रेटेड तमिल्स जो है वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री में है। ठीक है, देखो दिखा रखा है। सिन्हालीज एकदम बीच में रहते हैं, येलो कलर का सारा सिन्हालीज है। ये छोटा सा एरिया मुस्लिम लोगों का है, और फिर उसके बाद श्रीलंकन के तमिल, ये पूरा श्रीलंकन तमिल है, और ये वाला यार इंडियन तमिल है। मुस्लिम वाला एरिया, सॉरी मैंने गलत बोला था, ये जो छोटी छोटी डॉट्स है ना, ये मुस्लिम वाला एरिया है, और जो इंडियन लोगों का है ब्राउन, और ये सेंटर में रहते हैं, थोड़ा सा पेरीफेरी में रहते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सिन्हालास, जो सिन्हालास बोलते हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट है, और जो तमिल बोलते हैं या तो वो हिंदू है या फिर वो मुसलमान है। ठीक है, जस्ट इमेजिन एक बेल्जियम में हमने देखा कि डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक फॉर फोर्स्ड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट among the communities further. This could lead a very but the sides would claim control over Brussels. इसमें बोला है कि हमने बेल्जियम का केस देखा जिसमें डच लोग मेजॉरिटी में थे पर वो जो कैपिटल था उसमें माइनॉरिटी में थे। वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे, वो चाहते तो वो अपना कंट्रोल ले सकते थे क्योंकि वो तो मेजॉरिटी में है। और हम श्रीलंका में देख रहे हैं सिन्हाला कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है और वो इम्पोज कर सकती है इट्स विल, वो पूरी कंट्री पे अपनी विल इम्पोज कर सकती है क्योंकि देखो ना कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी, पूरा येलो वाला एरिया सिन्हाली इसका है। अब मेजॉरिटिज़म, जब मेजॉरिटी की सुनी जाए उसे मेजॉरिटिज़म कहते हैं। ठीक है, मान लो एक कंट्री है जिसमें 70% ए पॉपुलेशन, अब 70% ए पॉपुलेशन सिर्फ अपनी चलाए तो उसे क्या कहेंगे, मेजॉरिटेरिज्म। अगर हम बात करें, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 में। इंडिया कब बना था याद है ना? द लीडर्स ऑफ द सिन्हालास कम्युनिटी, जो सिन्हालास कम्युनिटी के लीडर थे उन्होंने क्या सोचा, डोमिनेंस करने की सोचा बाय द वर्च्यू ऑफ, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। एज अ रिज़ल्ट जो गवर्नमेंट बनी थी डेमोक्रेटिकली, उन्होंने मेजॉरिटिज़म को अपनाया। मेजॉरिटिज़म क्या होता है, यहाँ देखो ग्लॉसरी में एक बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसी को रूल करना चाहिए अपनी तरीके से।
1956 में एक एक्ट पास होता है जो रिकॉग्नाइज करता है सिन्हाला को कि यही इनकी ही लैंग्वेज इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी, और तमिल लैंग्वेज को इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। गवर्नमेंट ने फॉलो करा प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाता था जो सिन्हालीज को फेवर करती थी। इवन गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन भी ऐसी दी जाती थी। A new constitution stipulated that there shall protect foster Buddhism, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी ये लिखा गया जो सिन्हालीज लोग जिस धर्म को मानते थे बुद्धिज़्म, कि उसी को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल दीज गवर्नमेंट, ये सारे गवर्नमेंट मेजर के साथ हम देखते हैं कि जो श्रीलंका में तमिल लोग रहते थे उन्हें बुरा लगने लग गया, उन्हें फील होने लग गया कि वो एलियनेटेड हो रहे हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स को गवर्नमेंट वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, सिर्फ अपनी अपनी चला रही है। आगे देखते हैं। दे फेल दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालाज लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। जो सिन्हालीज लीडर थे ना, कोई भी उनकी लैंग्वेज, मतलब कौन सोच रहा है, तमिल लोग सोच रहे हैं कि कोई भी उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को प्रेफरेंस नहीं देना चाहता, और उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए, उनको जॉब भी नहीं सही से दी जाती थी, और उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरेस्ट होते थे उसको इग्नोर कर दिया जाता था। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, इस कारण से ना एक टेंशन क्रिएट हो गई सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, अब आप देखो ना, हमारे ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल करते थे उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, डिवाइड एंड रूल। किसी एक मुसलमानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे तो हिंदुओं को बुरा लगता था, और एक टाइम पे हिंदुओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए तो मुसलमानों को हिंदुओं से प्रॉब्लम होने लग गई। तो डिवाइड और रूल करके पार्टीशन इसी कारण से तो हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, इन्होंने ऊपर से बैठ के हम दोनों को लड़वा दिया था। अब हम देखते हैं आगे। श्रीलंका में तमिल लॉन्च द पॉलिटिकल पार्टीज। अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, और स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज, और वो चाहते थे अपनी पार्टी के थ्रू, उनका मुद्दा ये था कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी बनाया जाए। पर उनकी जो डिमांड थी कि उनको ज़्यादा आज़ादी मिले, वॉज रिपीटेडली उसको डिनाई कर दिया जाता था। पर 1980 की बात है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड टू डिमांडिंग, वो कहते थे कि भाई हमें तमिल स्टेट अलग से दे दो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। तो उनकी क्या क्या डिमांड थी बच्चों? पहली डिमांड ये थी कि उनको उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज का, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। दूसरी कि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिले, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये चीज़ ना हो। ये जो डिस्ट्रेस था बिटवीन दो कम्युनिटी, ये कन्फ्लिक्ट में बदल गया, लड़ाई शुरू हो गई। डिस्ट्रेस समझते हो ना, सिन्हालीज तमिल को पसंद करते थे, ट्रस्ट करते थे, ना उल्टा होता था। और एक सिविल वार हो गया। सिविल वार क्या होता है? एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट होती है जब कंट्री के अपने ही लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। आई होप तुम लोग को समझ आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार अगर समझ आए तो, और मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो। इट फील्स वेरी नाइस। अच्छा देखो, एज अ रिज़ल्ट बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग भी मारे गए, और मेनी फैमिलीज़ जो थी रिफ्यूजी बन के अब वो जगह छोड़ के भागी। श्रीलंका के अंदर हम देखते हैं रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने चैप्टर 1 क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स बुक इकोनॉमी का पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि श्रीलंका के अंदर तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई है एजुकेशन एंड हेल्थ की, पर सिविल वॉर ने जितना एक सेटबैक क्रिएट कर दिया था, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी सब पे पानी फेर दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो, एकोमोडेशन। अब बेल्जियम की कहानी सुनते हैं। बेल्जियम के लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ लिया। उन्होंने देखा कि उन्होंने रिकग्नाइज़ करा कि डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटीज़ है। डाइवर्सिटी समझते हो ना, विविधता, डिफरेंट चीज़ें होना, ऑप्शंस होना। इंडिया देखो कितनी डाइवर्स कंट्री है। कहते हैं एक कहावत है कि घाट घाट पे बदले पानी, और समथिंग था कि उससे भी छोटे डिस्टेंस में वानी बदल जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, कि तुम एक घाट से दूसरे घाट पे जाओगे तो बहुत चांसेस है तुम्हारे को दूसरी नदी का पानी मिले, और उससे ही आधी डिस्टेंस पे तो वानी भी चेंज हो जाती है। सबकी अलग अलग खड़ी भाषा होती है ना। चलो
अब डाइवर्सिटी समझे ना, बिटवीन 1970 और 1993 इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया 4 टाइम्स, 4 बार वो अमेंड कर देते थे, ठीक कर देते थे, ताकि जो सबको इक्वल चांस मिले और सब लोग साथ में रह पाएँ। अरेंजमेंट बहुत अच्छे से काम किया। और सम ऑफ द एलिमेंट, अब हम पढ़ते हैं बेल्जियम मॉडल के बारे में कि बेल्जियम में क्या क्या चेंजेस आए। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल नंबर में होंगे। जो सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी ना, उसमें जितने नंबर्स ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उतने ही डच स्पीकिंग, दोनों को इक्वल वेटेज दी। ठीक है, समझ रहे हो ना, अगर 50 लोगों की गवर्नमेंट है तो 25 फ्रेंच बोलने वाले होंगे और 25 डच बोलने वाले होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर सपोर्ट मेजॉरिटी मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप, देयर इज़ नो सिंगल कम्युनिटी। कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, सबसे पूछताछ मतलब सबकी हामी भरा के, सबसे एकदम डिस्कशन करके फिर आगे डिसीजन लेंगे। बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं बोली गई सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका मतलब है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में आई, उसको ये नहीं बोला गया कि तुम छोटी हो या फिर तुम्हारे डिसीजन इन्फीरियर होंगे। उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इक्वल इम्पोर्टेंस दी स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखते हैं, ब्रिसेल के पास एक स्पेशल सेपरेट गवर्नमेंट आई जिसमें दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट करा जो राइट्स दिए गए थे डच स्पीकिंग पीपल को। अब आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट हुई वो हुई कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, और तीसरी गवर्नमेंट कौन सी थी, हमारी थी कम्युनिटी की गवर्नमेंट, जो कि लोग इलेक्ट करते थे, जो कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे डच की अलग होगी, फ्रेंच लोगों की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जर्मन स्पीकिंग लोगों की अपनी थी। यू माइट फाइंड बेल्जियम मॉडल, तुम्हें लग रहा होगा कि बेल्जियम मॉडल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ भाई, कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर जो बेल्जियम में लोग रह रहे थे उनको ये बात बहुत अच्छे से उनके लिए काम किया, सबको इक्वल राइट मिले। और हम देखते हैं कि ये मॉडल का रेप्लिकेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी किया गया। आगे देखते हैं, जब यूरोपियन यूनियन बना ना, देखो यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जब यूरोपियन यूनियन बना था तो ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल थी उसको हेडक्वार्टर माना गया। हमने अब आगे देखते हैं, हमने इन स्टोरीज से क्या पढ़ा। दोनों ही डेमोक्रेसी है, पर एक ने इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर करी। बेल्जियम के लीडर्स ने यूनिटी दिखाई, उन्होंने ध्यान दिया कि इवन दो फ्रेंच और डच अलग अलग हैं, मेजॉरिटी में फ्रेंच डच थे और माइनॉरिटी में फ्रेंच थे, और कैपिटल कंट्री की कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में फ्रेंच थे और माइनॉरिटी में डच थे। जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, दोनों की फीलिंग्स की वैल्यू रखी, फ्रेंच वाले लोगों की भी और डच स्पीकिंग लोगों की भी। ठीक है, और श्रीलंका में हमने दूसरी चीज़ देखी। श्रीलंका में हमने देखा जो सिन्हालीज थे वो डोमिनेट करने लग गए थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग, और श्रीलंका में हमने क्या देखा था, श्रीलंका में लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट हो गया था ना। आगे देखते हैं, तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीज़न हैं जो कि फेवर करते हैं। हम पढ़ेंगे क्या क्या फेवर करता है पावर शेयरिंग को, क्यों करनी चाहिए। पहला, पावर शेयरिंग से ना कन्फ्लिक्ट, लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और सोशल कन्फ्लिक्ट, जब सोशली लड़ाई होती है एक देश के अंदर तो वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी माने सरकार बार बार बदलेगी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पावर शेयरिंग, ये एक अच्छा तरीका है स्टेबिलिटी इंश्योर करने का पॉलिटिकल ऑर्डर में। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो चाहती है वो माइनॉरिटी पे भी अप्लाई हो। जैसे एक कंट्री में, जैसे हमने देखा था ना यार, सिन्हालीज लोग मेजॉरिटी में थे तो वो अपनी ही चला रहे थे, तो माइनॉरिटी एक पॉइंट के बाद आके परेशान हो जाती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देती है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आता है कि छोटे टाइम के लिए तो अच्छा लगता है पर बड़े टाइम में दिक्कत कर देता है।
और टायरनी मतलब अपनी चलाना मेजॉरिटिज्म की, ये ऑप्रेसिव होता है, माइनॉरिटी को र्यून कर देता है। मतलब माइनॉरिटी को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो अब सेकंड देखो, एक और रीज़न जो बताता है कि पावर शेयरिंग बढ़िया है, ज़रूरत की चीज़ है। पावर शेयरिंग तो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी की जान है। डेमोक्रेटिक रूल के अंदर आता है पावर शेयरिंग, who have to live with its effect। डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग होगी तो कंट्री में एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सिटीज़न पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेक एक्वायर करते हैं सिस्टम में। स्टेक एक्वायर मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट वो मानी जाती है जहाँ पे लोगों के पास अधिकार होता है पावर शेयरिंग करने का। सुबह से यार इतनी गर्मी थी तुम्हें पता है, और अभी ना बाहर अच्छा ठीक ठाक मौसम हो रहा है, फाइनली मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। इट इज़ सच अ बिग रिलीफ। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी थी, फाइनली मुझे बड़े शांति से मिल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न। अब देखते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है ध्यान से कैलकुलेट किया गया। प्रूडेंशियल रीज़न जो स्ट्रेस करता है पावर शेयरिंग ताकि बेटर आउटकम आए। आगे देखते हैं। देखो, तो अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस तरीके से तुम पावर को शेयर कर सकते हो, ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वीडियो लंबी हो जाती है मुझे पता है, पर पूरा चैप्टर भी तो कवर हो जाता है एक वीडियो में। देखो, आइडिया जो था पावर शेयरिंग का वो इमर्ज हुआ था इन द ऑपोजिशन ऑफ नेचर अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। देखो, बहुत टाइम से सोचा गया कि गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड, तो बहुत टाइम से ऐसा बिलीव था कि गवर्नमेंट किसी एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर दे देनी चाहिए। ऐसा फेल किया था पावर, अब फिर इट वाज फेल, धीरे धीरे ये बात मानी गई कि नहीं भाई, हम पावर्स को ना डिवाइड करते, डिस्पर्स कर देते हैं। जब पावर हर किसी के पास अपना काम होगा ना तो काम ढंग से होगा। एक ही आदमी को तुम 4-5 काम दे दोगे ना, वो परेशान हो जाएगा, वो कर भी नहीं पाएगा। पर हर आदमी को अलग अलग काम दे देते हैं तो काम ढंग से होता है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स। और एक प्रिंसिपल जो माना गया डेमोक्रेसी का वो ये था कि लोगों के पास लोग ही सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। क्या? लोग ही सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। डेमोक्रेसी में पीपल, लोग जो होते हैं, रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छी डेमोक्रेसी की ये खासियत है कि वो हर ग्रुप, सोसाइटी के हर ग्रुप को तवज्जो देती है, इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, इग्नोर नहीं करती। जैसे श्रीलंका में हमने देखा था ना, सिन्हालीस कम्युनिटी ने तमिल कम्युनिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी। तो इसलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर जो है जितने ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए उतना अच्छा है। चलो हम देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे होती है। सबसे पहला, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के? एक होता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, एक होता है जुडिशरी जो नज़र बनाए रखता है कि हमारे कानून से कोई हमसे फंडामेंटल राइट ना ले जाए या फिर कोई गलत कानून ना बन जाए। फिर से मैं बोलती हूँ, जैसे मान लो चालान बढ़ाना है, आज से गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अब जो चालान लगेगा वो 5,000 रुपये का लगेगा। तो रूल कौन बनाएगा? ये रूल बनाएगा लेजिस्लेचर। ठीक है, अब एक नियम कानून बनाने से तो बात नहीं चलेगी ना, अब इसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा लोगों को, वो पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को बताना पड़ेगा कि हाँ आज से ये नया रूल आया है। तो इसका ये सब की जिम्मेवारी होती है एग्जीक्यूटिव की। किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की। और तीसरी होती है जुडिशरी। जुडिशरी नज़र बनाए रखती है कि ये लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी के फंडामेंटल राइट्स ना ले जाए। सेपरेशन इंश्योर, और इस कारण से सबके अपने अपने काम दे रखे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक बैलेंस बन जाता है पावर में। से क्या बन जाता है? बैलेंस बन जाता है। Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislature. तो judges
देखो अपॉइंट तो एग्जीक्यूटिव ही करता है। एग्जीक्यूटिव, बाबा सुनो, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रधानमंत्री भी आते हैं, हमारे ऑफिसर्स भी आते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे इलेक्शन से आते हैं, मंत्री वगैरह साहब होते हैं सारे इसके अंदर, साहब मैडम कुछ भी हो सकता है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो तुम्हारे ऑफिसर्स होते हैं, IAS, IRS, IPS, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव आते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव मिलके एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट माने लागू कराते हैं वो चीज़ जो लेजिस्लेचर ने बनाई है। आगे देखो, पावर शेयरिंग, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर जो शेयर होती है डिफरेंट लेवल पे भी हो सकती है। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये तो तुम लोग को आइडिया है ना, प्लीज़ ऐसे मत बोलना नहीं है, बताना मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है। कभी कभी बच्चे बहुत सिली से आंसर दे जाते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, कॉमन सेंस के क्वेश्चन को। देखो, फिर उसके बाद एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे होती है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, और उसके भी नीचे किस लेवल पे गवर्नमेंट होती है? तुम्हारे रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, जिसे पंचायती लेवल कहते हैं। देखो, स्टेट गवर्नमेंट में हो गई, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, पर हमारी कंट्री में तो हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट है। और देयर इज़ अ वे, दैट इज़ वाई बेल्जियम में भी हम देखते हैं, बट रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर देखा गया। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर मतलब पावर शेयरिंग की देखी गई, जो कि हमारे किसमें, श्रीलंका में तो नहीं देखी गई थी, इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था ना। पर बेल्जियम वाले लोगों ने काफ़ी समझदारी से काम किया और पावर को शेयर किया। इंडिया में हम देखते हैं कि स्टेट लेवल के नीचे भी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के साथ पावर शेयरिंग देखी जाती है। पावर में बी स्टार्टेड शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप भी पावर शेयर करते हैं। एक कंट्री के अंदर छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके पास भी पावर शेयरिंग होती है। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन जो होते हैं, विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर हमने देखा था कि कैसे रिजर्वेशन दी गई थी पार्लियामेंट के अंदर, ताकि एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को, जैसे इसका मतलब सुनो ध्यान से समझो, सोशल ग्रुप एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का। हम देखते हैं इंडिया में फीमेल की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतनी नहीं है जितनी मेल्स की है, मतलब आदमी लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल नंबर में हो, जितने मर्द हैं उतनी औरतें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आए। तो हमने क्या किया, हमने रिजर्वेशन दी। और तुम्हें पता है ना, पंचायती लेवल में तो अच्छे से रिजर्वेशन दी है, और तभी तो बहुत इससे एक इशू निकल के आया था स्टैम्प सरपंच का। तुमने पंचायत सीरीज़ देखी है अमेज़ॉन प्राइम पे? उसमें फर्स्ट पार्ट में स्टैम्प सरपंच की कहानी बता रखी है, कैसे इंडिया में इतनी रेलेवेंट है ये बात, ठीक है। स्टैम्प सरपंच समझते हो ना? इसमें क्या होता है, औरतें ना चुनाव लड़ती है, पर उसके पीछे से जो उसका पति होता है या उसका भाई होता है, वो सारे डिसीजन, मेजर डिसीजंस लेता है। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है पावर शेयरिंग, जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स के अंदर भी देखी जाती है। पहली हमने क्या देखा, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग किसके अंदर, एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, फिर हमने देखा सोशल ग्रुप्स के बीच में, अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर शेयरिंग देखी जाती है। डेमोक्रेसी में लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि वो डिफरेंट कंटेंडर्स होते हैं जो कंपटीशन लड़ रहे हैं, उनके बीच में चूज़ करने के लिए। इन लॉन्ग रन पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ग्रुप, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। और पावर शेयरिंग डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। और हमने देखा है ना, इलेक्शन जो होता है तो पावर शेयरिंग का ही वो एक हिस्सा होता है। चलिए, अब हमने इस चैप्टर में श्रीलंका तमिलनाडु की कहानी सुनी है, पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े हैं, और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है वो पढ़ा है। आई होप तुम लोग को कुछ हेल्प हुई होगी। फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब कर देना, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।